नमस्कार, ड्राइव न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन। अभी हमारी मौजूदगी है झरिया में। झरिया में 20 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनेता चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है अभी झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जनता के बीच जा रही जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका ये जीतने के बाद निदान करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे कार्यालय में स्वागत है। झरिया की इस धरती पर आपका स्वागत है। और आप कार्य की बात कर रहे हैं। बहुत सारा काम जो एक विश्वास था लोगों का इसके प्रति कि झरिया को उजागर नहीं दिया जाए, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए हमने बहुत सारा कार्य कर लिया है। और अब जो बचा है कि और लोगों तक पहुंचकर सरकारी सुविधाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा, जो हमारे बचे कुछ लोग जो बच गए हैं जहाँ तक नहीं पहुंचा है वहां तक, और जलापूर्ति की जो एक समस्या है हमारी, उसको संपूर्ण कर लेना हमने उस प्रोजेक्ट का लगभग 70% काम कर लिया है। और जो एक त्राहिमाम की स्थिति यहाँ बनी रहती थी पानी को लेकर, उस पर भी बहुत हद तक हमने जो है कंट्रोल किया है। तो ये प्रयास जो है हम करेंगे कि जो सरकारी लाभ है जो ज्यादा से ज्यादा लाभों तक पहुंचे, और महिलाओं के लिए आने वाले समय में एक बहुत अच्छी प्लानिंग है कि उनको कैसे स्वरोजगार से जोड़ेंगे और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे जो है आप उनके लिए प्लान करके रखा हुआ है कि स्वरोजगार से जोड़कर कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस पे जो है मैम, जैसा कि आप कह रही हैं कि आपने इतने सारे काम किए हैं, लेकिन विपक्ष के जब हम जाते हैं अन्य प्रत्याशियों के पास, क्योंकि हम झरिया में काफी प्रत्याशियों के पास गए, तो उनका आरोप सीधा सा है कि जब से कांग्रेस 2019 से है तब से आज तक कोई काम ही नहीं किया है। इसको आप क्या कहेंगे? हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि मेरी तारीफ करेगा तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा। उनका अपना एजेंडा है, क्योंकि उनका कहना है ना कि जैसे जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक झरिया की जनता को नहीं मिल पाई है। कौन सी मूलभूत सुविधा की बात? जैसे पानी की समस्या होगी, सबसे पहले पानी की समस्या शुरू किसने की? अगर 2009 में यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनता है और जिनसे आपने सवाल किया वही लोग उस समय पद पर थे, और उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सारा पानी अगर धनबाद चला जाता है और झरिया को एक बूंद पानी नहीं मिलता, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूरदर्शिता किसकी नहीं है? एक अस्पताल यहाँ बनता है, उन्हीं के घर के लोग जो है उसमें ठेकेदारी करते हैं और विभाग उसको हैंडओवर लेने से मना कर देता है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को आप एक बड़ा अस्पताल नहीं दे पाते, उसके लिए तो स्वास्थ्य सेवाओं से आपने वंचित रखा, उसके लिए जिम्मेदार कौन? आपका डबल इंजन या ट्रिपल इंजन का सरकार रहते हुए इस धनबाद जिले का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज यहाँ से बाहर उखाड़ के रात में फेंक दिया जाता है, दूसरे विधानसभा में जाकर वहां बच्चियां जंगल में जा नहीं सकती उसको अटेंड करने के लिए कॉलेज, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता सब समझ रही है, जनता मूर्ख नहीं है। विस्थापन के मामले में जिस तरीके से जोर जबरदस्ती के साथ ये लोग विस्थापन करवाते थे, डर और भय का माहौल बनाकर एक गोली और बंदूक के सहारे विस्थापन करवाते थे। आज मेरी संपत्ति, हम तो बहुत सिंपल से बात करते हैं, आप बताइए विधायक रहते, मैं विधायक हूँ, एक जो परसेप्शन है लोगों का मन में कि भाई नेता बन गई है, बड़ा जो है संपत्ति अकूत संपत्ति उन्होंने बनाई होगी, तो अब तो एफिडेविट दाखिल होता है ना, एफिडेविट दाखिल होता है तो आप पूछिए कि पिछली बार से लेकर अभी तक मेरी कितनी संपत्ति बढ़ी होगी। और जो विपक्ष में है उनकी संपत्ति पिछली बार से लेकर अब तक 4 गुना बढ़ चुकी है। तो वो जो 4 गुना संपत्ति उनकी बढ़ी है वो कहाँ से बढ़ी है? जो पार्टनरशिप हर जगह कोयले के क्षेत्र में चल रही है, उनकी खदानों में जो पार्टनरशिप चल रही है, और खदान से कोयला निकालेंगे तो पैसा बनाएंगे, और खदानों को खाली करवाने के लिए लोगों को हटाना जरूरी है, और लोग प्रेम से हट नहीं रहे थे, तो इसलिए जोर जबरदस्ती। लेकिन मेरे रहते वो चल नहीं पा रहा है। मेरे पहले उन्होंने मेरे पति को रास्ते से हटाया, अब वो मेरे को रास्ते से हटाने पे लगे हुए हैं। इसलिए तरीके की बातें बना रहे हैं। झरिया की जनता बहुत समझ रही है, बहुत समझदार है जनता, वाकई में बहुत समझदार है, इनके चक्कर में फंसने वाली नहीं। मैम, आपने जनता की बात की, तो आप कौन से कार्य जैसे 2019 से 2024 तक आप करेंगे, तो बाकी अगर आप जीत के आते हैं तो आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो बाकी वो पूरा करेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको जैसे बोला कि हमारा जो बहुत सारा कार्य है कि सरकारी सुविधाओं से और जितना लाभ हमें दिलाना है वो उसका कभी अंत नहीं होता, कार्य का कभी अंत नहीं होता। विशेष करके महिलाओं की बारी, सबसे पहला कार्य जो संपूर्ण कराना है मुझे, जो ऑलरेडी चल रहा हमारा जलापूर्ति का प्रोजेक्ट है, जिससे पानी 100% जो है वो झरिया की जनता को मिलेगा, वो हमें संपूर्ण कराना है। उसके बाद हमारा स्वास्थ्य केंद्र अगले 6 महीने में रेडी हो जाएगा, जो 30 बेड का अस्पताल हमने करवाया है वो रेडी हो जाएगा महिलाओं के लिए, क्योंकि यही महिलाएं हैं जो उस अस्पताल के अभाव में उनको कई बार डिलीवरी में यहाँ इतनी प्रॉब्लम हुई है कि वो महिलाओं के पीएमसीएच जाते जाते बच्चों की मृत्यु हो जाती है, महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो वो सारी सुविधाएं जो है इस विधानसभा क्षेत्र में जो है अब लोगों को यहीं पर मिलेंगी। तो महिलाओं और दूसरा है कि महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जो है स्वरोजगार से जो है हम जोड़ेंगे, ताकि घर बैठे बैठे भी वो कुछ कर सकें, कुछ उनका टाइम जो है वो कुछ पॉजिटिव करने में जाए।
तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो सरकारी जितने भी लाभ हैं वो हर घर तक पहुंचे, इस पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। और श्रमिकों को लेकर, श्रमिकों को आपको पता शायद नहीं होगा, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन में यहाँ पर जो कोयला की ट्रेड यूनियन है उसको भी गाइड करती हूँ, मैं इसमें अध्यक्ष हूँ। तो मेरा फोकस यहाँ पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनके साथ किसी तरीके का शोषण ना हो, किसी तरीके की जोर जबरदस्ती ना हो, उनका हक अधिकार उनको मिले, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, तो उसके लिए भी हम बहुत सारा कार्य करेंगे। मैम जैसा महिलाओं की बात की, तो ये जो मैया सम्मान योजना है, इसका क्या कुछ असर होगा इस बार के चुनाव में? अच्छा असर होगा, बहुत अच्छा असर होगा। आपने देखिए झारखंड में आप जब किसी महिला के सरकारी बैंक खाते में पैसा भेज रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा किसी और उसके खाते में जा रहा है, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके पास चला जा रहा है। और इतना तो हम आश्वस्त रहते हैं कि घर में अगर महिलाओं के पास पैसा रहता है तो उसका इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए ही हो रहा होगा, या उसमें से भी वो कुछ जोड़कर बचा ही ले रही होगी, अपना घर बनाने के लिए, बसाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही कुछ कर रही होगी इसमें। तो ये जो शक्ति सरकार ने हाथ में दी है, इस झारखंड को वाकई में सबसे ज्यादा जीडीपी यहाँ की होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 9वें या 10वें नंबर पर हैं देश में। तो ये जरूरत हमें नहीं पड़ती, लेकिन आज जरूरत है। और आज महिलाओं को वो शक्ति देकर हम उनको आश्वस्त ये किया है हमने कि आप अपने आप इसका इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर होने का प्रयास कीजिए। आपको घर में पुरुषों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। बच्चियों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में ड्रॉप आउट रेट्स होते थे क्योंकि बच्चियों के पास कॉपी पेंसिल जैसी चीजें, किताबें खरीदने जैसे पैसे और ऑटो टेम्पो करके स्कूल कॉलेज जाने तक के पैसे नहीं होते थे। आज जब ये पैसा आप उनके हाथ में दे रहे हैं, तो वो जाके विदेशों में तो पैसा खर्चा नहीं करेंगे वो 1000 रुपए, वो तो झारखंड की इकोनॉमी में ही गोल गोल घूमेगा ना। तो ये तो अच्छी बात है यहाँ की, बाहर तो जा नहीं रहा है पैसा, और दूसरे प्रदेशों में मिल रहा है तो अच्छा है, हमारे प्रदेशों में मिल रहा है तो खराब क्यों? तो ये अच्छी बात है यहाँ की। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत व्यवहारिक तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। आखिर में आप हमारी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी से कहना चाहूंगी कि आगामी 13 तारीख और 20 तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में वोटिंग है झारखंड में, और आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और सबसे बेस्ट जो आपका प्रतिनिधि हो वहां पर उसको जरूर चुनिए, जो हर तरीके से आपके लिए आगे आकर लड़ने और बढ़ने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए तैयार हो, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो, आपकी समस्याओं को समझने के लिए तैयार हो। उसको आप चुनिए। किसी भी तरीके के लोभ लालच में आकर कोई निर्णय मत लीजिए, किसी भी तरीके के डर, बहकावे, भय के माहौल से कोई निर्णय मत लीजिए। जाइए, बेबाक तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुनिए और झारखंड की राजनीति को बदलने के लिए एक संकल्प लीजिए। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा जी, जिनका कहना है कि वो उन कार्यों को करेंगी जो अभी तक जो 19 से लेकर 24 के बीच बाकी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप ड्राइव न्यूज इंडिया। मैं हूँ आपके साथ। Thank you and sorry for making you wait. No. It's our duty.